हेलो दोस्तों, उर्जिस जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीसीएस के सिलेबस में जो टॉपिक नंबर 10 है उसके बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कुछ आयोग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है और इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये टॉपिक नंबर जो 10 है ये एमपीपीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ और दूसरे एग्ज़ामों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से भी ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जितनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में वो सारी चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं उसको एक एज अ शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके आया हूँ। जैसे उसका स्वरूप कैसा है, नियुक्ति किसकी होती है, इस टाइप में, जिससे कि याद करने में और उसको बहुत समय तक याद रखने में आसानी हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका जो एक स्वरूप है, ठीक है, यानी ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है बेसिकली एक कैसा निकाय है, एक निकाय है ये गैर संवैधानिक है, यानी इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो इसको ये एक प्रकार का सांविधिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर आयोग जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा संवैधानिक नहीं है। तो इस यही प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या संवैधानिक है या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक, सांविधिक, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो इस टाइप के जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक है, यानी गैर संवैधानिक है। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति कैसी होती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो वार्षिक प्रतिवेदन है, यानी जो अपनी साल में जो अपनी खुद की एक रिपोर्ट बनाता है आयोग, सारे आयोग जो है साल में एक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और सरकार को देते हैं, यानी साल भर में क्या क्या हुआ और उसमें क्या किया जाना है, इससे संबंधित एक प्रतिवेदन देते हैं जिसे वार्षिक प्रतिवेदन कहा जाता है। वो केंद्र सरकार को देते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि और कुछ दूसरे आयोग थे उसमें राष्ट्रपति को भी जो है आयोग अपना प्रतिवेदन देता था। जैसे कि हम बात कर रहे थे सीएजी की, चुनाव आयोग की, यूपीएससी की, ये सब अपने जो राष्ट्रीय प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये आयोग राष्ट्रपति को ना देकर किसको देता है, केंद्र सरकार को। इसके बाद इनकी सेवा शर्तें होती हैं, यानी जो ये जो आयोग होता है, जो इनकी सेवा काल के दौरान जो सेवा शर्तें होती हैं उसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, अगला है इनको पदच्युत कैसे, यानी इनको हटाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको हटाया जाता है। लेकिन ये हटाने से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इसकी जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय को सौंपते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जब इसकी जांच करता है और जांच के दौरान यदि पाता है कि इनके द्वारा जो भी कृत्य किया गया है वो सही है, तो उनको राष्ट्रपति महोदय हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इनके कार्य क्या है, तो जैसा कि जो भी इसके पहले जो भी हमने आयोग या न्यायालय पढ़े थे, इसके पहले जो भी हमने आयोग और जो न्यायालय पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी आयोग हैं, जैसे जैसे महिला आयोग की हम बात करें तो क्या उनका काम क्या रहेगा, महिलाओं से संबंधित रहेगा, या अनुसूचित जाति संबंधित जो आयोग हैं उनके कैसा रहेगा, तो उनसे संबंधित रहेगा। तो ठीक यहाँ पर जो है मानव अधिकार आयोग है, तो ये जो ह्यूमन बींग है, मानव है, उससे संबंधित जो भी कार्य होंगे इन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, तो न्यायालय में लंबित मानव अधिकार संबंधित मामले में कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सलाहकारी निकाय है, ये भी इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। तो इनका बेसिकली मेन कार्य क्या है कि न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित मामलों की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मामला मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करना है, अगर उल्लंघन हुआ है किसी मानव के अधिकार का तो उसकी जांच करना। और जेलों और बंदी गृह दोनों में क्या अंतर है, जेल और बंदी गृह में। तो दोस्तों, जेल जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो जो वयस्क 16 साल से कम लोग होते हैं, उनको सुधार बंदी गृह में डाला जाता है। और जेल जो होता है उसमें जो है जो अपराधी होते हैं उनको जेलों में डाला जाता है। ठीक है, तो जेल और बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति देखा जाता है कि और उसकी स्थिति कैसी है, उन्हें सिफारिश भी करना है कि यहाँ पर ये सुधार किया जाना चाहिए। दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का जुर्म करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, लेकिन सज़ा के अंतर्गत भी जो है, सज़ा में भी
ऐसा सज़ा होनी चाहिए जो कि एक ह्यूमन बीइंग को दी जा सके, ना कि उसके जो अधिकार है उसको हनन नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करता है, ये बीच बीच में जेलों में, बंदी गृहों में भी जाके देखता है कि उनको ठीक है, उन्होंने जो कृत्य किया उसके लिए उनको सज़ा दी गई है, परंतु उनको ऐसी सज़ा जो एक ह्यूमन बीइंग के खिलाफ है, एक मानव अधिकार के खिलाफ है, वो तो नहीं हो रहा है। इस बारे में भी जो है वो अध्ययन करते हैं और रिपोर्ट देते हैं सरकार को। मानव अधिकार की रक्षा है संविधान में बनाए गए जो कानून हैं उनकी समीक्षा करते हैं और उसे कैसे प्रभावी क्रियान्वयन करना है उसकी सिफारिशें जो है सरकार को करना है। मानव अधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों, हस्तक्षेपों और कानूनों का अध्ययन करते हैं और प्रभावी तरीके से लागू करने की जो है वो सिफारिशें करते हैं। आप सोचिए, जितनी चीज़ें सिफारिशें करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक कैसा आयोग है, एक सलाहकारी आयोग है। मानव अधिकार से संबंधित शोध करना और उनके प्रति लोगों को जागरूक करना भी जो है इनके कार्य हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने और आयोगों में, ये एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ आएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप एक दो बार पढ़ने से ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोट के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और इसमें कौन से ये जो आयोग है यानी मानव अधिकार आयोग है क्या करता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या नहीं करता है, वो भी चीज़ इसमें बताई गई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये जाँच इस करेगा कि नहीं करेगा। जैसे 1 साल से अगर ज़्यादा जाँच हो जाएगी तो आयोग नहीं करेगा, यानी मानव अधिकार आयोग 1 साल से किसी जाँच मामले को जाँच नहीं करेगा। तो ये चीज़ें भी प्रश्नों में पूछे जाते हैं और यही ही पूछे जाते हैं। तो आयोग के कार्य करते समय सिविल न्यायालय की जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय कैसे न्यायालय है दोस्तों? सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय है, दोनों एक ही हैं और दोनों में से एक ही को ही टिक करना है, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। सिविल न्यायालय मतलब वो जिसमें क्रिमिनल केसेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल केस यानी किसी को मार देना, ये सब चीज़ें जो है केसेस नहीं होते हैं इसके तहत, ठीक है। तो सिंपल सा किसी को सम्मन जारी कर देना, ठीक है, किसी को अपने समक्ष उपस्थित हो जाना, शपथ लेना, ये सारे काम जो है सिविल न्यायालय के तहत जो है आते हैं। और ये शक्तियाँ प्राप्त हैं किसको? ये शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। ऐसे मामले जिन मामलों की जांच नहीं करता जिसे एक घटित हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया हो, मतलब 1 साल से अगर ज़्यादा कोई मामला घटित हो जाएगा तो उसकी जांच ये नहीं करते हैं। ये एक सलाहकारी निकाय है, देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलाहकारी निकाय है। इसके बाद आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड नहीं दे सकता है, ठीक है। ये विशेष नोट इसलिए बनाया गया है दोस्तों जिससे कि आप लोगों को पता चलता रहे कि ये चीज़ें भी, और प्रश्न यहीं से उठ के आएगा, अलग से बाहर से कहीं नहीं आएगा इस चीज़ के। इस चीज़ की मतलब जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आयोग जो है मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषी व्यक्ति को दंड नहीं देता, बल्कि क्या करता है, वो केवल सिफारिश करता है, ठीक है, वो दंड नहीं देता है, सिफारिश करता है, ठीक है, किनको ये चीज़ की जानी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, आयोग किसी पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता, आयोग जो है आयोग किसी पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे आर्थिक सहायता, नहीं दे सकता है, बल्कि वो सिफारिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ये बनने की पूरी संभावना है कि आयोग क्या करता है कि आर्थिक सहायता देना चाहिए, ये सब नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि इनको देना चाहिए, यानी सिफारिश कर सकता है। अर्थात आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान में भुगतान से संबंधित सरकार को या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है, ठीक है, ना कि वो खुद आगे बढ़ के ना सजा दे सकता है और ना ही सिफारिश कर, और ना ही क्या है भुगतान करता, क्षतिपूर्ति की भुगतान कर सकता है। आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा या 70 वर्ष की आयु रहेगी। सपोज मान लीजिए कि कोई न्यायाधीश है, न्यायाधीश जिनकी आयु 68 वर्ष है, ठीक है, 68 वर्ष है, तो अब क्या करेंगे, वो 70 साल तक वर्ष तक ही जो है उनकी आयु जैसे पहुंचेगी जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें इसके तहत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आयोग की संरचना देख लेते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, यानी कुल 5 लोग होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, वो भी रिटायर्ड होना चाहिए। इसके बाद एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त कोई भी जज जो है न्यायाधीश चलेगा, ठीक है। एक सदस्य क्या होगा, एक तो अध्यक्ष हो गया, इसके बाद 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों में से एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। इसके अलावा एक उच्च न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, ठीक है। दो अन्य
व्यक्ति मानव अधिकार से संबंधित जो जानकारी रखते हों, जिसे बोलते हैं ज्ञाता हों, ज्ञानविद हों, वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, जिन्हें पूर्णकाल अनुभव हो। इसके अलावा पूर्णकालीन सदस्यों के रूप में, ये तो हो गए परमानेंट सदस्य, 4 लोग हो गए। इसके बाद कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अन्य 4 सदस्य पदेन होते हैं, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन होगा तो ये अपने आप ही उसके सदस्य बन जाएंगे। पदेन का यही होता है कि जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते, पदेन सभापति होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही राज्यसभा गठन होगा और उपराष्ट्रपति अपने आप उसके सभापति बन जाएंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन होगा तो उसमें जो ये सदस्य हैं अपने आप ही सदस्य बन जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? एक तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। एक महिला आयोग है, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं अपने आप सदस्य बन जाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति व महिला आयोग इसके सदस्य रहते हैं, है ना। अब इसमें उस कन्फ्यूजन के लिए ओबीसी भी डाल सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब इसको जो है नियुक्ति कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार की, जैसे मैंने वहाँ से बताया था, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैसे करते हैं, देखिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर की कैसे जाती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। अब वो गठन क्या करती है, जब वो समिति बनती है, वो समिति बाद में गठन होने का सिफारिश करती है, तब राष्ट्रपति जी करते हैं। अब उस समिति में रहता कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समिति बनी, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की जो समिति बनती है, निम्नलिखित में से कौन नहीं रहता है, कौन नहीं रहता है, ठीक है। तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गए। लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, देखो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए क्योंकि इनकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों सभापति अध्यक्ष और सभापति होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल, लोकसभा में जो भी मुख्य विपक्षी दल होगा वो होगा, और राज्यसभा के भी जो है मुख्य विपक्षी दल, ठीक है। यानी देखो कैसे याद रखेंगे, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, इसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों, एक के लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ये भी हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, ये भी होते हैं। राज्यसभा के मुख्य, ठीक है। इसके बाद एक केंद्रीय गृह मंत्री, यानी केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इस तरह से क्या होता है, किसको बनाना है, अध्यक्ष, ठीक है। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किसको उसमें शामिल करना है, इस समिति सिफारिश करती है और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उसमें साइन कर देते हैं, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य करने योग्य नहीं होते। ये मोस्ट आईएमपी चीज़ है। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि जब ये अपना काम करें तो अपने भविष्य की चिंता ना करें, यानी भविष्य की सोचकर कोई भी डिसीजन, फैसला या सिफारिशें ना लें, जिससे कि जो है उस चीज़ में या उस मामले में फ़र्क पड़े, ठीक है, या किसी भी प्रकार का जो है किसी को संदेह के तौर पर उसको फ़ायदा मिलने की कोशिश हो, तो इसलिए फ़ायदा ही नहीं दिला सकते। इसकी पीछे रीज़न यही रखा गया कि इनको भविष्य की चिंता ना करना पड़े, ठीक है। तो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर योग्य नहीं होते, ठीक है। इसीलिए जो यूपीएससी हो गया या चुनाव आयोग हो गया या सीएजी हो गया, इनके अध्यक्ष, या सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन सबके अध्यक्षों और जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति इसी आधार पर की जाती है कि भविष्य की चिंता ये ना करें। तो दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। एक एक चीज़ मैंने बहुत आराम से समझाई है, आप 1 से 2 बार इसको शो देखेंगे तो 100% जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे 100% 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जो टॉपिक 10 है वो हर एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस का सिलेबस है तो उसकी दृष्टि से तो वो है ही है इम्पोर्टेंट। कम से कम 5-6 प्रश्न जो है पीसीएस में आने ही आने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य। अब क्योंकि हम मानवाधिकार पढ़ रहे हैं तो हमने केंद्र का पढ़ा है, तो हम राज्य का भी पढ़ लेते हैं। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका जो स्वरूप है, इसका स्वरूप भी जो कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसका भी गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। जैसे वहाँ राज्यपाल द्वारा करते हैं, वहाँ राष्ट्रपति करते थे, यहाँ राज्यपाल महोदय करते हैं। पर करते कैसे हैं? वहाँ प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे। देखिए कंपेयर करते हैं दोनों में। यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल महोदय करते हैं। अब उस कमेटी में कौन कौन होता है? तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के में विपक्ष नेता विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री, और यदि
विधान परिषद है तो उसके भी अध्यक्ष और परिषद के जो विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है हमने जब केंद्र में हमने मानवाधिकार आयोग पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ हम बोलना भूल गए थे। उसमें एक चीज़ ये भी है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है परामर्श के बाद जो है वो भी परामर्श करते हैं। इसी प्रकार जो है वहाँ पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है परामर्श, उनको भी एक सलाह के तौर पे रखा जाता है और फिर जो है नियुक्ति की जाती है। तो हमने दोनों से कंपेयर किया, यहाँ मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों के सभापति होते हैं। अगर यहाँ किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होंगे, साथ में गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। इसके बाद जो है इनको हटाने की प्रोसेस हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ना कि राज्यपाल के द्वारा। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मतलब जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। प्रोसेस सेम है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, ठीक है। संरचना में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश सदस्य होगा और राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में अनुभव हो, वो भी जो है इसका सदस्य हो सकता है, ठीक है। यदि जिला न्यायालय का होगा तो उसको क्या है, अगर जिला न्यायालय का होगा तो उसको 7 वर्ष का जो है अनुभव होना कंपलसरी है। इसके बाद जो है आयोग का जो कार्य है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी हो तब तक कार्य रहेगा। और इसके बाद जो है आयोग के कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य जो है केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो है दोबारा कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार जो है इसकी सेवा शर्तें निर्धारित करती है, वहाँ केंद्र सरकार करती है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को ये सौंपते हैं। आयोग एक सलाहकारी निकाय है। दोस्तों इनके जो कार्य हैं, कार्य बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे कि राष्ट्रीय न्याय जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग थे। अब इनका कार्य जो है राज्य स्तर पे होता है। तो न्यायालय में लंबित किसी मामले में संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। जेलों बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक जो कानून है संविधान के द्वारा उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उसमें कुछ सिफारिशें भी कर सकते हैं। आयोग मानवाधिकार संबंधित ये शोध वोध भी कर सकते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की जाँच कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिए दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें कुछ नोट हैं। नोट में आयोग को अपने कार्यकाल संपन्न करने समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय दोनों सेम हैं, उनकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे मामलों की जांच ये नहीं कर सकते जिसके मामले एक साल से अधिक हो गया हो, ठीक है। हमने ऐसा ध्यान पिछली बार भी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी देखा था कि 1 साल से अधिक मामलों की जांच ये नहीं कर सकते हैं। आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के लिए सरकार को जो है सिफारिशें कर सकते हैं, ना कि वो देने के हकदार नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यह अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये पॉइंट है कि यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण या गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सरकार को सिफारिश दे सकते हैं। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, लोक सेवक है, जिन्होंने मानवाधिकार आयोग के विपरीत कार्य किया है तो उसको क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार बंदी गृह में डालने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। यानी ये सलाहकारी निकाय, बार बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये चीज़ें कई बार ये जो है प्रश्नों में आई हुई है। आयोग संबंधित सरकार को या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकते हैं। आयोग मानवाधिकार के संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जा सकते हैं क्योंकि मानवाधिकार के आयोग के ये अध्यक्ष हैं, इसलिए जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है ये, आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन में सजा देने का अधिकार नहीं होता है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से सहायता या मुआवजा नहीं दे सकते हैं, बल्कि ये सिफारिशें कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सारी चीज़ें समझ में आती है कि आयोग के पास उल्लंघन की सजा देने का अधिकार नहीं है। वह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकते, बल्कि वो क्या कर सकते हैं? ये सब करने के लिए सिफारिशें कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए और आप इसको दे सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ रह गई है कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि मानव अधिकार का आयोग का गठन कब किया गया है। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो कि हम मध्य प्रदेश के, उसमें कुछ हम फैक्ट लेके आएंगे इन सभी आयोग के बारे में, तो उसमें हम देख लेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और इसके बाद अगला जो है बहुत जल्द अगले अगले भी आयोग आएंगे, और जल्द से जल्द जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। नमस्कार।